14.1 परिचय। भारत में शहरीकरण कोई नई बात नहीं है। यह काफी समय से होता आ रहा है। लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में शहरीकरण की यह प्रक्रिया वर्षों से जारी है, भले ही शहरों के विकास में कुछ रुकावटें और बदलाव आए हैं। भारत में शहरीकरण प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक इसके पूरे इतिहास में कई अलग अलग कारकों से प्रभावित रहा है। शहरीकरण के इस लंबे इतिहास के बावजूद भारतीय शहरों और उनके विकास का अध्ययन वास्तव में 20वीं सदी की शुरुआत तक शुरू नहीं हुआ था। यह लगभग वही समय था जब शहरी समाजशास्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में अध्ययन का एक मान्यता प्राप्त क्षेत्र बन रहा था। भारत में शहरी समाजशास्त्र का जन्म एवं विकास धीरे धीरे हुआ। इसके बहुत से कारण थे। यदि हम विचार करें कि भारत में भूमि को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैसे विभाजित किया गया है, तो हम देख सकते हैं कि अधिकांश भारतीय वहीं रहते हैं जिन्हें हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। वास्तव में 30% से भी कम आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में रहती है। इस तथ्य ने भारत में शहरी जीवन का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक अनुशासन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण बना दिया। हालांकि यह बहुमताधारित मानदंड शहरी क्षेत्रों में लोगों के व्यवहार और खुद को व्यवस्थित करने के तरीके में महत्वपूर्ण अंतर को नकारता नहीं है। 1991 में राव के अनुसार शहरी परिवेश में सामाजिक संरचना और संगठन का अध्ययन भारतीय समाज के सैद्धांतिक मुद्दों को समझने के व्यापक संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वर्तमान में शहरों के अध्ययन में समाजशास्त्र के अलावा अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और जनसांख्यिकी जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल है। राव के अनुसार जब शहर के जीवन और शहरीकरण का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने की बात आती है, तो शहरी सामाजिक जीवन के समाजशास्त्रीय पहलुओं और शहर की आबादी के विशिष्ट हिस्सों को देखना अधिक मूल्यवान है। इसमें आप्रवासन, जाति व्यवस्था, नौकरी वितरण, पारिवारिक संरचना, राजनीति और धर्म जैसे विषय शामिल है। समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में भारत में शहरी समाजशास्त्र के इतिहास और स्थिति को समझने के लिए हमें भारत में शहरी सामाजिक सेटिंग्स पर किए गए अध्ययनों की जांच करने की आवश्यकता है, जिन्होंने इस अनुशासन के विकास में योगदान दिया। हालांकि हम इस इकाई में सभी प्रासंगिक शहरी अध्ययनों को शामिल नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हम शहरी समाजशास्त्र के भीतर चयनित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 14.2 भारत में शहरी समाजशास्त्रीय अध्ययन। शहरी सामाजिक जीवन के पहलुओं के संबंध में भारत में कस्बों और शहरों की जांच कुछ हद तक सीमित है। भारत में शहरी समाजशास्त्र के एक उपसमूह के रूप में उभरा, जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है। 1920 में प्रसिद्ध नगर योजनाकार और समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस ने बॉम्बे विश्वविद्यालय में पहला समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया। यह उस समय से मेल खाता है जब शहरों और शहरी जीवन पर अध्ययन महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित कर रहे थे, मुख्य रूप से शिकागो स्कूल के प्रयासों के कारण। पैट्रिक गेडिस का विचार था कि शहर सभ्यता के मूर्त प्रतिबिंब का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने स्वदेशी रीतिरिवाजों को पुनर्जीवित करने और उन्हें देश में आधुनिक शहरी नियोजन प्रथाओं में लागू करने के उद्देश्य से भारत में कुछ शहरी अध्ययन शुरू किए। उनका मानना था कि स्थानिक संगठन में परिवर्तन से सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो सकता है। 1914 और 1924 के बीच गेडिस ने भारत में लगभग 40 नगर नियोजन रिपोर्टें लिखी।
इन रिपोर्टों को विभिन्न संस्थानों और सरकारी एजेंसियों द्वारा कमीशन किया गया था और बाद में टाउन प्लानिंग टुवर्ड्स सिटी डेवलपमेंट नामक कार्य में संकलित किया गया था। इन रिपोर्टों ने न केवल भारतीय शहरी केंद्रों के संरक्षण और कायाकल्प के लिए नवीन अवधारणाओं को पेश किया, बल्कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों के दौरान भारतीय शहरों की स्थिति का एक मूल्यवान ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाया। मेलर, हेलेन 1990। जबकि पैट्रिक गेडेस ने भारत में शहरों के अध्ययन की शुरुआत की, अध्ययन के इस क्षेत्र को लोकप्रियता हासिल करने में कुछ अतिरिक्त दशक लग गए। एम.एस.ए. राव सुझाव देते हैं कि भारत में शहरी अध्ययन पर ध्यान की कमी के लिए दो मुख्य कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहले, कई समाजशास्त्रियों का मानना था कि ग्रामीण और शहरी समाजशास्त्र के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि भारत में शहरीकरण का स्तर अपेक्षाकृत कम था। दूसरे, यह प्रचलित धारणा थी कि पारंपरिक शहर और गांव के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं था क्योंकि दोनों को एक ही सभ्यता का अभिन्न अंग माना जाता था। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) ने 1950 के दशक से भारत में शहरी अध्ययन पर साहित्य की जांच के लिए 3 ट्रेंड रिपोर्ट, डिसूजा 1974, 1985, कोसंबी 1994, शुरू की। ये रिपोर्ट भारत में शहरी सामाजिक सेटिंग्स पर किए गए शोध का एक अच्छा अवलोकन प्रदान करती है। भारत में शहरी समाजशास्त्रीय अध्ययन का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए शहरी समाजशास्त्र के क्षेत्र को कई विषय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन हमें प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान की सीमा को समझने में मदद करता है। विषय क्षेत्रों में शहरीकरण, शहर और क्षेत्र, शहरी कार्य, आंतरिक शहरी संरचना, उभरती शहरी प्रणालियाँ, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक संगठन, शहरी सेटिंग्स में सामुदायिक विकास, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक समस्याएं और शहरी नियोजन शामिल है। भारत में शहरीकरण और शहरी जीवन की प्रक्रिया ने 1950 के दशक से विद्वानों का ध्यान खींचा है। 1974 में डिसूजा ने कहा कि 1951 की जनगणना के बाद भारत की शहरी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि की रिपोर्ट के बाद सामाजिक वैज्ञानिकों को शहरों का अध्ययन करने में वास्तव में दिलचस्पी होने लगी। मैक्स वेबर, अर्नोल्ड टॉयनबी, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, जी.एस. घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार और गिदोन सोजबर्ग सहित कई उल्लेखनीय विद्वानों ने भारत में शहरी घटनाओं को समझने में रुचि दिखाई। प्रोफेसर जी.एस. घुरिये, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेडेस के उत्तराधिकारी थे, की भारत में शहरी स्थिति पर शोध करने में गहरी रुचि थी। उन्होंने शहरीकरण के ऐतिहासिक पहलुओं की तुलना और जांच पर ध्यान केंद्रित किया और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संबंधों का भी पता लगाया। उनका काम सभ्यता के संदर्भ में प्राचीन और मध्यकालीन शहरों के पारिस्थितिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों पर प्रकाश डालता है। 1953 में प्रकाशित उनका लेख भारत के शहर इन विचारों को दर्शाता है। मैक्स वेबर ने 1962 में भारतीय शहरों में जाति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए शहरों पर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था ने पारंपरिक भारतीय शहरों की मूल विशेषताओं को संरक्षित करने में भूमिका निभाई, लेकिन आधुनिक भारतीय शहरों में नागरिकता, सामाजिक और कानूनी समानता, सामाजिक मिश्रण और स्वशासन जैसी अवधारणाओं के विकास में भी बाधा उत्पन्न की। 1964 में सोजबर्ग ने भारतीय शहरों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया, पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक। उन्होंने औद्योगिकरण को सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखते हुए ऐसा किया। हालांकि 1974 में राव इस दृष्टिकोण से असहमत थे। उनका मानना था कि भारत में शहरीकरण एक जटिल प्रक्रिया है,
और केवल एक कारक के आधार पर भारतीय शहरों को वर्गीकृत करना बहुत सरल है। राव इस बात से सहमत थे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय शहरीकरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। टॉयनबी ने राजधानी शहरों के स्थानों और परिवर्तनों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर रेडफील्ड और सिंगर ने भारतीय शहरों में महान परंपरा के संगठन का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक भूमिकाओं के संदर्भ में भारतीय शहरों के पवित्र भूगोल और कार्यों का भी पता लगाया। प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में भारतीय शहरों में लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन शुरू किया। समाजशास्त्रियों के अलावा भूगोलवेत्ताओं ने भी यह जांचने में भूमिका निभाई है कि लोग अपने शहरी परिवेश के साथ कैसे बातचीत करते हैं। हालांकि समाजशास्त्रियों को पारिस्थितिक अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी नहीं लग सकते हैं, वे शहरों में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों और पर्यावरणीय कारकों के परिणामों राव 1991 दोनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। 1971 की जनगणना में पाया गया कि शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही थी। इसने कई विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे भारत में शहरी समाजशास्त्र का तेजी से विकास हुआ। डिसूजा 1974। ग्रामीण शहरी प्रवासन और शहरी विकास ने समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवविज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि वे विभिन्न संबंधित विषयों पर गहराई से विचार करते हैं। इनमें जनसांख्यिकीय परिवर्तन, पड़ोस, मलिन बस्तियां, सामाजिक वर्ग विभाजन, शैक्षिक प्रणालियां, जातीय तनाव, जमीनी स्तर के आंदोलन, पारिवारिक बंधन, धार्मिक प्रथाएं, राजनीतिक गतिशीलता, आर्थिक पहलू, सामाजिक चुनौतियां और ग्रामीण क्षेत्रों पर शहरीकरण के परिणाम शामिल है। इन बहुआयामी विषयों की खोज समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान के क्षेत्र में की गई है, जैसा कि राव ने 1982 में उजागर किया था। इसलिए 1970 के दशक के दौरान भारतीय शहरी जीवन पर उल्लेखनीय अध्ययन हुए। घोष 1973, डिमॉक और इंडेन 1970, हेम्बली 1968, किंग 1978, सबरवाल 1978। कई महत्वपूर्ण अध्ययन कस्बों और शहरों में शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले सामाजिक मुद्दों पर भी केंद्रित है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और शहरी समाजशास्त्रियों ने वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, किशोर अपराध और शहरी परिवेश में मलिन बस्तियों जैसी समस्याओं पर अध्ययन किया। इस अवधि के दौरान मलिन बस्तियों पर कई प्रसिद्ध अध्ययन आयोजित किए गए। देसाई और पिल्लई 1970, 1972, विबे 1975, डिसूजा 1978, 1979। इसके अतिरिक्त शहरी विषयों पर शोध पत्रों के कई संग्रह सम्मेलन की कार्यवाही या शहरी मुद्दों को समर्पित पत्रिकाओं के विशेष अंकों के रूप में प्रकाशित किए गए। संधू 2003। कस्बों और शहरों का जनसांख्यिकीय अध्ययन 162 जनगणना रिपोर्टों और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित था। किंग्सले डेविस, आशीष बोस, सोवानी और अन्य विद्वानों ने शहरी जनसांख्यिकी के विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन अध्ययनों ने भारत में शहरीकरण की सीमा और पैमाने पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। डिसूजा ने कहा कि 1950, 60 और 70 के दशक के दौरान किए गए अधिकांश अध्ययन शहरी घटनाओं के बारे में बड़े पैमाने पर अनुभवजन्य सामान्यीकरण थे, जिनमें अक्सर वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता का अभाव था। डिसूजा 1985। 1980 के दशक और उसके बाद शहरों के अध्ययन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि इस क्षेत्र के कुछ पहलुओं पर दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान दिया गया। इन क्षेत्रों में शहरीकरण के पैटर्न और रुझान, प्रवासन पर अध्ययन और शहरी क्षेत्रों के भीतर सामाजिक मुद्दे शामिल थे। दूसरी ओर महानगरीकरण,
क्षेत्रीय योजना और शहरों की संरचना जैसे कुछ विषयों पर उतना शोध नहीं हुआ। 1980 के दशक के दौरान और 1990 के दशक में भी शहरी मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में समस्याओं की जांच के लिए कई अध्ययन किए गए थे। 1980 के दशक में इस विषय पर अध्ययन 1981 में मिश्रा और गुप्ता, 1984 में राव और राव, 1986 में झा, 1989 में कालडेट और 1989 में संधू द्वारा आयोजित किए गए थे। 1990 के दशक में आगे का शोध राव R.N. द्वारा किया गया। 1990 में दास, 1993 में देसाई, 1995 में डी विट, 1996 में पुरेवाल, 2000 में और लोबो और दास 2001 में। अध्याय 84.1 शहरों और शहरीकरण के अध्ययन में मौलिक प्रश्न। शहर कैसे काम करते हैं और शहरीकरण कैसे होता है, इसका अध्ययन करने से न केवल हमें भारतीय समाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, बल्कि व्यापक सैद्धांतिक अर्थ में भी इसका महत्व है। शहरीकरण एक वैश्विक प्रक्रिया है और यह केवल आर्थिक विकास का माप नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक है। पश्चिमी अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए कुछ लोग तर्क देते हैं कि शहरीकरण पारंपरिक सामाजिक प्रणालियों और मूल्यों के टूटने की ओर ले जाता है। भारतीय संदर्भ में इसका मतलब जाति व्यवस्था से वर्ग व्यवस्था में बदलाव, संयुक्त परिवारों के बजाय एकल परिवारों का उदय और धर्म के प्रति अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण जैसे बदलाव होंगे। हालांकि ये विचार मानते हैं कि भारत में शहरीकरण पश्चिमीकरण के समान है और पारंपरिक शहरीकरण की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हैं, जिसका आधुनिक शहरीकरण पर प्रारंभिक प्रभाव पड़ा। इसलिए ब्रेकडाउन सिद्धांत हमें गलत प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पूछताछ करना अधिक व्यावहारिक तरीका है। पारंपरिक और आधुनिक शहरीकरण के बीच परस्पर क्रिया के कारण क्या परिवर्तन हुए हैं? नई शहरी सेटिंग में जाति, रिश्तेदारी और धर्म के पहलू कैसे बदल गए हैं? शहरों में विकसित हुए नए प्रकार के समूह, रिश्ते और अंतःक्रियाएं क्या हैं और वे पारंपरिक व्यवहारों के साथ कैसे मिश्रित हो गए हैं? शहरी परिवेश में इन परिवर्तनों का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न यह मानने के बजाय कि ग्रामीण जीवन भारत में सभी पारंपरिक सामाजिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है, पारंपरिक शहरी परिवेश में बदलावों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। स्रोत राव M.S.A. भट्ट C. और काडेकर L.N. सन 1991-2। पारंपरिक और आधुनिक शहरीकरण के बीच परस्पर क्रिया के कारण क्या परिवर्तन हुए हैं? पारंपरिक और आधुनिक शहरीकरण के बीच परस्पर क्रिया ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। आर्थिक परिवर्तन। पारंपरिक शहरी क्षेत्र अक्सर कारीगर या कृषि अर्थव्यवस्थाओं के इर्द-गिर्द घूमते हैं। आधुनिक शहरीकरण ने औद्योगिकरण और सेवा आधारित अर्थव्यवस्थाओं की ओर बदलाव की शुरुआत की है। इस परिवर्तन के कारण रोजगार पैटर्न और आर्थिक अवसरों में बदलाव आया है। सामाजिक संरचना। पारंपरिक शहरी सेटिंग्स में सामाजिक पदानुक्रम अक्सर जाति और रिश्तेदारी संबंधों पर आधारित होते थे। आधुनिक शहरीकरण ने इन पदानुक्रमों को बाधित कर दिया है, जिससे वर्गाधारित सामाजिक संरचना की ओर बदलाव आया है, जहां आर्थिक स्थिति अधिक प्रमुख भूमिका निभाती है। आवास और परिवार। पारंपरिक शहरी क्षेत्रों में संयुक्त परिवार आम थे, जो मजबूत रिश्तेदारी संबंधों को बढ़ावा देते थे। आधुनिक शहरीकरण में शहरीकरण प्रेरित प्रवासन और बदलती आर्थिक भूमिकाओं जैसे कारकों के कारण एकल परिवारों का उदय देखा गया है। इससे पारिवारिक गतिशीलता और घरेलू व्यवस्था में बदलाव आया है। धर्म और धर्मनिरपेक्षीकरण।
जबकि पारंपरिक शहरी क्षेत्रों में अक्सर दैनिक जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव होता है। आधुनिक शहरीकरण ने अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण में योगदान दिया है। शहरों में लोगों की विविध धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं तक पहुंच होती है और धर्मनिरपेक्षता अधिक प्रमुख हो गई है। नई शहरी सेटिंग में जाति, रिश्तेदारी और धर्म के पहलू कैसे बदल गए हैं? जाति। पारंपरिक शहरी क्षेत्रों में जाति ने सामाजिक संपर्क और व्यवसाय में केंद्रीय भूमिका निभाई। आधुनिक शहरीकरण के कारण आर्थिक और सामाजिक जीवन में जाति का महत्व कम हो गया है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जाति आधारित पहचान अभी भी कुछ हद तक बनी हुई है, खासकर ग्रामीण शहरी प्रवासन परिदृश्यों में। रिश्तेदारी। शहरी परिवेश में संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की ओर बदलाव ने रिश्तेदारी की गतिशीलता को बदल दिया है। जबकि विस्तारित परिवार संरचना पारंपरिक शहरी क्षेत्रों में एक मजबूत सहायता प्रणाली प्रदान करती है, एकल परिवार स्वयं और सामाजिक सेवाओं पर अधिक निर्भर होते हैं। धर्म। शहरीकरण के कारण शहरों में धार्मिक विविधता और सहिष्णुता बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में लोग अक्सर विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का सामना करते हैं, जो अधिक बहुलवादी और धर्मनिरपेक्ष वातावरण में योगदान करते हैं। शहरों में जुड़ाव, रिश्ते और अंतःक्रिया के कौन से नए रूप सामने आए हैं और किस तरह से पारंपरिक व्यवहार के नए रूपों के साथ जुड़ गए हैं? संघों के नए रूप। शहरीकरण ने विविध रुचि आधारित संघों जैसे क्लब, गैर सरकारी संगठन और पेशेवर संगठनों को जन्म दिया है। ये पारंपरिक सामाजिक संघों के पूरक के रूप में समान रुचि वाले लोगों को जुड़ने और सहयोग करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। रिश्ते। शहरी क्षेत्र गुमनामी की एक बड़ी डिग्री को बढ़ावा देते हैं, जिससे कुछ मामलों में अधिक लेनदेन वाले रिश्ते बनते हैं। हालांकि सामाजिक रिश्तों के पारंपरिक रूप जैसे दोस्ती और पारिवारिक संबंध अभी भी शहरी निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक और आधुनिक व्यवहार का मिश्रण। शहरों में आप पारंपरिक और आधुनिक व्यवहार का मिश्रण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक त्योहारों के दौरान पारंपरिक रीति रिवाज और अनुष्ठान ऑनलाइन उत्सव और सोशल मीडिया साझाकरण जैसी आधुनिक प्रथाओं के साथ सहअस्तित्व में हो सकते हैं। यह अंतर्संबंध बदलते शहरी परिवेश में व्यक्तियों की अनुकूलनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। शहरी स्थिति में ऐसे परिवर्तनों का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रामीण जीवन पर शहरीकरण का प्रभाव बहुआयामी है। आर्थिक प्रेषण। ग्रामीण क्षेत्रों को अक्सर शहरी केंद्रों में काम करने वाले परिवार के सदस्यों से आर्थिक प्रेषण प्राप्त होता है। पूंजी के इस प्रवाह से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक विकास हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण से प्रभावित सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक संरचना और मूल्यों में बदलाव, क्योंकि प्रवासी शहरी प्रभावित दृष्टिकोण के साथ लौटते हैं। सेवाओं तक पहुंच। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विकास शहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि के परिणामस्वरूप हो सकता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। शहरी ग्रामीण संपर्क से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जहां ग्रामीण क्षेत्र शहरी संस्कृति के तत्वों जैसे फैशन, प्रौद्योगिकी और जीवन शैली विकल्पों को अपना सकते हैं। संक्षेप में, शहरीकरण का अध्ययन और भारत में पारंपरिक शहरी सेटिंग्स के साथ इसकी बातचीत से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पहलुओं में जटिल और गतिशील परिवर्तनों का पता चलता है। इन परिवर्तनों का शहरी और ग्रामीण दोनों संदर्भों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे भारतीय समाज के विभिन्न पहलू प्रभावित हुए हैं। 1980 और 1990 के दशक के दौरान
सरकार ने शहरी अध्ययन से संबंधित विभिन्न कार्रवाई की। राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने 5 खंडों वाली रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट स्थानीय समुदायों से लेकर राज्यों तक विभिन्न स्तरों पर शहरीकरण के मुद्दों पर केंद्रित है। इसके अलावा भारत सरकार ने भारतीय शहरों की स्थिति के बारे में एक राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए शहरों पर अध्ययन को प्रोत्साहित किया। यह पहल 1996 में संयुक्त राष्ट्र के मानव निपटान केंद्र UNCHS द्वारा पर्यावास पर आयोजित इस्तांबुल सम्मेलन के बाद हुई। इसके अलावा भारत सरकार ने राष्ट्रीय शहरी वेधशाला की स्थापना की, जो UNCHS दिशानिर्देशों और सिफारिशों के अनुरूप शहर स्तर पर शहरी डेटाबेस को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। संधू 2002 ने कहा कि ये प्रयास भारत में शहरी अध्ययन के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे। पिछले अनुभाग में हमने 1920 के दशक से किए गए शहरी अध्ययनों की जांच करके भारत में शहरी समाजशास्त्र के विकास पर चर्चा की। हमने देखा कि भारत में शहरी अध्ययनों ने शहर के विकास और शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर आइए शहरी अध्ययनों को व्यापक रूप से वर्गीकृत करें और प्रत्येक श्रेणी के भीतर कुछ अध्ययनों का पता लगाएं। शीर्षक: ग्रामीण एवं शहरी सामाजिक संगठन की तुलना। परिचय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के छात्र के रूप में मुझे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों की खोज और तुलना करने का काम सौंपा गया है। मेरे मामले में मैं एक गांव के पास एक शहरी क्षेत्र में रहता हूं, इसलिए मैं मुख्य रूप से शहरी परिवेश पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जबकि इसकी तुलना पास के ग्रामीण गांव से करूंगा। यह तुलनात्मक विश्लेषण दोनों क्षेत्रों में परिवार, रिश्तेदारी और विवाह प्रणालियों के पहलुओं पर प्रकाश डालेगा ताकि सामाजिक गतिशीलता पर प्रकाश डाला जा सके। शहरी सामाजिक संगठन। शहरी क्षेत्र अपनी तेजतर्रार जीवन शैली, विविधता और जटिल सामाजिक संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं। शहरी परिवेश में परिवार अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। एकल परिवार, जिसमें माता-पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं, प्रमुख पारिवारिक संरचना है। इसे अक्सर कैरियर के अवसरों, उच्च शिक्षा और व्यक्तिवाद जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो अधिक स्वतंत्र जीवन शैली की ओर ले जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में रिश्तेदारी नेटवर्क आमतौर पर अधिक बिखरे हुए होते हैं। विस्तारित परिवार कम आम है और लोग अक्सर समर्थन के लिए दोस्ती और पेशेवर नेटवर्क पर भरोसा करते हैं। सामाजिक संपर्क विविध है और व्यक्ति अक्सर कई सामाजिक समूहों से संबंधित होते हैं, जैसे कार्यस्थल सहकर्मी, पड़ोसी और मनोरंजक क्लब। शहरी क्षेत्रों में विवाह प्रणाली की विशेषता पसंद की अधिक स्वतंत्रता है। प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह अधिक स्वीकार्य और प्रचलित है। व्यवस्थित विवाह अभी भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें शामिल व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से अधिक प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी परिवेश में देर से विवाह करने का चलन है, क्योंकि व्यक्ति अपने करियर और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देते हैं। ग्रामीण सामाजिक संगठन। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र अधिक पारंपरिक सामाजिक संगठन बनाए रखते हैं। ग्रामीण परिवार संरचना मुख्यतः संयुक्त या विस्तारित होती है, जहां कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे एक साथ रहती है। यह घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों, परस्पर निर्भरता और साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रिश्तेदारी नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं और विस्तारित परिवार के इर्द-गिर्द घूमते हैं। रिश्ते अक्सर रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं और सामाजिक समर्थन मुख्य रूप से परिवार इकाई से मिलता है।
समग्र रूप से समुदाय एक दूसरे के जीवन में अत्यधिक शामिल है और सामाजिक सामंजस्य मजबूत है। ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह प्रणाली अक्सर व्यवस्थित विवाह की विशेषता होती है, जहां परिवार एक उपयुक्त साथी चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवाह को परिवारों के बीच एक गठबंधन के रूप में देखा जाता है और जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति जैसे कारक महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। प्रेम विवाह कम आम है और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अक्सर अपने समुदाय के भीतर विवाह करने को प्रोत्साहित किया जाता है। तुलना। परिवार संरचना। शहरी क्षेत्रों में छोटे एकल परिवार होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े संयुक्त या विस्तारित परिवार होते हैं। शहरी परिवार व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, जबकि ग्रामीण परिवार परस्पर निर्भरता और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। रिश्तेदारी नेटवर्क। शहरी क्षेत्रों में रिश्तेदारी के नेटवर्क बिखरे हुए हैं, जिनमें गैर पारिवारिक सामाजिक समूहों पर अधिक निर्भरता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत सामुदायिक बंधनों के साथ विस्तृत परिवार के आसपास केंद्रित रिश्तेदारी नेटवर्क है। विवाह प्रणाली। शहरी क्षेत्रों में अंतर्जातीय और प्रेम विवाह सहित विवाहों में पसंद की अधिक स्वतंत्रता प्रदर्शित होती है। ग्रामीण क्षेत्र अक्सर सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं के संरक्षण पर ध्यान देने के साथ व्यवस्थित विवाह को प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक गतिशीलता। शहरी क्षेत्र अधिक विविध और महानगरीय है, जिससे सामाजिक संपर्क और जीवन शैली की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। ग्रामीण क्षेत्र साझा परंपराओं और मूल्यों के साथ अधिक समरूप सामाजिक वातावरण बनाए रखते हैं। अध्ययन केंद्र में अन्य शिक्षार्थियों के साथ तुलना। इग्नू अध्ययन केंद्र में साथी शिक्षार्थियों के साथ चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि उनके संबंधित स्थानों के आधार पर उनके अवलोकनों में भिन्नताएं थीं। शहरी क्षेत्रों के शिक्षार्थियों ने एकल परिवार संरचना और विवाह विकल्पों में अधिक स्वतंत्रता के बारे में समान भावनाएं व्यक्त की। हालांकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों ने विस्तारित परिवारों, व्यवस्थित विवाह और मजबूत सामुदायिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया। शिक्षार्थियों के बीच आम सहमति यह थी कि शहरीकरण धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा था, जिससे पारिवारिक संरचनाओं और विवाह प्रणालियों में बदलाव आ रहा था। इस बदलाव का श्रेय शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, शहरी जीवनशैली से परिचित होना और आसपास के कस्बों और शहरों में आर्थिक अवसरों जैसे कारकों को दिया गया। निष्कर्ष में, ग्रामीण और शहरी सामाजिक संगठनों की तुलना से पारिवारिक संरचनाओं, रिश्तेदारी नेटवर्क, विवाह प्रणाली और सामाजिक गतिशीलता में अलग-अलग पैटर्न का पता चलता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में छोटे एकल परिवार, बिखरे हुए रिश्तेदारी नेटवर्क और विवाह विकल्पों में अधिक स्वतंत्रता की विशेषता होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े संयुक्त परिवार, घनिष्ठ रिश्तेदारी नेटवर्क और व्यवस्थित विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। ये अंतर विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें आर्थिक अवसर, शिक्षा और शहरीकरण का जोखिम शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अवलोकन स्थिर नहीं है। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, वे समय के साथ परिवर्तन के अधीन होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विचारों और जीवनशैली का आदान प्रदान सामाजिक संगठन पैटर्न के क्रमिक अभिसरण में योगदान दे रहा है। इग्नू में शिक्षार्थियों के रूप में इन गतिशीलता की हमारी समझ हमारे समुदायों की उभरती जरूरतों को संबोधित करने और सामाजिक एकजुटता और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक अवसरों, शिक्षा और शहरीकरण के संपर्क सहित विभिन्न कारकों द्वारा संपादित। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अवलोकन स्थिर नहीं है। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, वे समय के साथ परिवर्तन के अधीन होते हैं।
इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विचारों और जीवन शैली का आदान प्रदान सामाजिक संगठन पैटर्न के क्रमिक अभिसरण में योगदान दे रहा है। इग्नू में शिक्षार्थियों के रूप में इन गतिशीलता की हमारी समझ हमारे समुदायों की उभरती जरूरतों को संबोधित करने और सामाजिक एकजुटता और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। 14.3 ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन। जब हम देखते हैं कि शहरों या शहरी क्षेत्रों की शुरुआत कैसे हुई और ऐतिहासिक और तुलनात्मक रूप से उनका विकास कैसे हुआ, तो शहरी अध्ययनों ने बहुत रुचि पैदा की है। कई विद्वान शहरों को मानव सभ्यता के विकास की बड़ी तस्वीर के हिस्से के रूप में देखते हैं। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि सभ्यता का इतिहास शहरों के इतिहास के माध्यम से बताया जाना चाहिए और शहर स्वयं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में शहरीकरण का एक लंबा इतिहास है जो कई सदियों पुराना है। विद्वानों ने अतीत और वर्तमान के भारतीय शहरों को विभिन्न कारकों के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया है, जैसे कि उनका उपयोग किस लिए किया जाता था, उनका आकार और उनमें कितने लोग रहते थे। राव के अनुसार भारत का शहरी विकास समय के साथ 3 अलग-अलग सभ्यताओं से काफी प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान यह हिंदू सभ्यता से प्रभावित था। मध्यकाल में मुस्लिम सभ्यता द्वारा और आधुनिक युग में ईसाई सभ्यता द्वारा। इन सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने अपनी संस्कृति के पहलुओं को भारत के शहरी जीवन में लाने का प्रयास किया। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि भारत में शहरों की व्यवस्था कैसे की जाती है, तो हम अक्सर पुराने और नए का मिश्रण देखते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में शहरी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के शहरों के बारे में कुछ अध्ययन उपलब्ध है। ए घोष, द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया 1973 और M.S.A. राव, ट्रेडिशन, अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन 1974 जैसे लेखकों ने प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में शहरीकरण और शहरों के विषय की खोज की है। अपने निबंध में राव जीवन के शहरी तरीकों और सभ्यता के ढांचे के भीतर पूर्वौपनिवेशिक भारत में मौजूद प्रक्रियाओं की जांच करते हैं। उन्होंने नोट किया कि केवल एक ही हिंदू सभ्यता या भव्य परंपरा नहीं थी, बल्कि कई सभ्यताएं थीं जिन्होंने बातचीत के माध्यम से विभिन्न शहरी संस्थानों, शैलियों और छवियों को जन्म दिया। राव पर्यावरण, धर्म, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र और राजनीति के संदर्भ में समाज को कैसे संगठित किया गया, साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाले नेटवर्क जैसे कारकों पर विचार करते हुए शहरीकरण और शहरीकरण के विभिन्न पैटर्न का वर्णन करते हैं। पारंपरिक भारत में शहरीकरण और शहरीकरण के संबंध में उनका तर्क है कि कस्बे और गांव सभ्यता की प्रक्रिया के अभिन्न अंग थे, जो संरचना में समानता और संगठन में अंतर दोनों को दर्शाते हैं। ऐसे अन्य अध्ययन भी हैं जो अतीत में शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करते हैं। एडवर्ड सी डिमॉक और रॉबर्ट बी इंडेन ने 1970 की अपनी पुस्तक द सिटी इन ब्रिटिश बंगाल में मंगला काव्य साहित्य के आधार पर बताया कि ब्रिटिश पूर्व बंगाल में शहर कैसे थे। गेविन हैम्बली ने 1968 से सिटीज ऑफ मुगल इंडिया में और हमीदा खातून नकवी ने 1971 से अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सेंटर्स अंडर द मुगल्स में मुगल काल के दौरान शहरों और शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। विद्वानों को यह जानना भी दिलचस्प लगा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत में शहरी विकास को कैसे प्रभावित किया। एंटनी डी किंग ने अपने 1976 के अध्ययन औपनिवेशिक शहरी विकास, संस्कृति, सामाजिक शक्ति और पर्यावरण में देखा कि ब्रिटिश शासन के तहत दिल्ली कैसे विकसित हुई और एक दोहरे शहर में बदल गई।
उन्होंने शहरी डिजाइन और योजना के ब्रिटिश दृष्टिकोण में प्रतीकात्मक अर्थों और छिपे मूल्यों की जांच की। सतीश सबरवाल ने अपने 1978 के काम इंडियन अर्बनिज्म ए सोशियो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पूरे इतिहास में भारतीय शहरी जीवन की अंतर्दृष्टि प्रदान की। मीरा कोसंबी ने 1988 से 3 कॉलोनियल पोर्ट सिटीज इन इंडिया में 3 औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के शहरी लेआउट का अध्ययन किया। उनके अनुसार इन शहरों ने अपने औपनिवेशिक इतिहास में निहित एक समान पैटर्न साझा किया। इस पैटर्न में एक यूरोपीय शैली के किले और एक खुली जगह के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र, यूरोपीय और भारतीयों के लिए अलग अलग आवासीय क्षेत्र, एक केंद्रीय व्यापार जिला और सैन्य और विनिर्माण के लिए परिधीय क्षेत्र शामिल थे। ऐसी विशेषताएं जो उन्हें अन्य शहरों से अलग करती है। औपनिवेशिक विस्तार और प्रभुत्व के विभिन्न रूपों के कारण औपनिवेशिक शहर को समझना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। फॉक्स ने 1977 में प्रकाशित अपनी पुस्तक तेजी बाजार कॉलोनियल टाउन इन प्रिज्मेटिक सोसाइटी में सुझाव दिया है कि औपनिवेशिक शहर एक राज्य समाज का हिस्सा है, जिसे प्रिज्मेटिक सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। 1964 में फ्रेडरिक्स ने ऐसे राज्य समाजों को प्रिज्मेटिक बताया क्योंकि वे नई सामाजिक संरचनाएं बनाने के लिए पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक संस्थानों को मिलाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये शहरी केंद्र राजनीति और अर्थशास्त्र के संदर्भ में पश्चिमी औद्योगिकीकरण के प्रभाव का अनुभव करते हैं, लेकिन खुद को पूरी तरह से औद्योगिकीकृत नहीं करते हैं। फॉक्स औपनिवेशिक युग के दौरान एक छोटे से प्रशासनिक शहर तेजी बाजार के अपने मामले के अध्ययन में एक उदाहरण प्रदान करता है। वह विशेष रूप से इसके शासन के पारंपरिक अभिजात वर्ग से ब्रिटिश नौकरशाहों और उनके वरिष्ठों तक और अंततः आधुनिक चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए नए अभिजात वर्ग तक संक्रमण की जांच करता है। उनका तर्क है कि औपनिवेशिक शासन ने शहर की आर्थिक उत्पादकता को रोक दिया और औपनिवेशिक औद्योगिक राज्यों को अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों का आर्थिक रूप से शोषण करने और राजनीतिक रूप से नियंत्रित करने की अनुमति दी। फॉक्स का कहना है कि प्रिज्मीय समाजों को एक समय पारंपरिक और आधुनिक समाजों के बीच संक्रमणकालीन समाज के रूप में देखा जाता था। औपनिवेशिक शहरों की जांच करने का एक अलग तरीका साम्राज्यवाद, शोषण और निर्भरता सिद्धांत के मार्क्सवादी ढांचे का उपयोग करना है। मुनिस रजा और अतिया हबीब ने औपनिवेशिक शहरीकरण की विशेषताएं कलकत्ता की उपग्रहीय प्रधानता का एक केस स्टडी नामक एक अध्ययन किया, जहां उन्होंने देखा कि औपनिवेशिक शासन के तहत कलकत्ता एक उपग्रह शहर के रूप में कैसे विकसित हुआ। उनका तर्क है कि हमें साम्राज्यवादी शोषण के कारण हुए अविकसितता के संदर्भ में औपनिवेशिक शहरीकरण का विश्लेषण करना चाहिए। उनका मानना है कि शहरीकरण और आर्थिक विकास का गहरा संबंध है। उनके अनुसार कलकत्ता एक उपग्रह शहर के रूप में खुद को एक महानगर के रूप में कायम नहीं रख सका और उसने अपने आसपास के क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा नहीं दिया। औपनिवेशिक काल के दौरान कलकत्ता का विकास हुआ, लेकिन यह वास्तव में विकसित नहीं हुआ। इसकी वृद्धि स्वस्थ शहरीकरण की बजाय समस्याग्रस्त शहरीकरण प्रक्रिया को दर्शाती है। ऐतिहासिक शहरी अध्ययनों की ओर रुख करते हुए कुछ अध्ययन विशिष्ट कस्बों और शहरों पर उनके ऐतिहासिक संदर्भों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बीसी दत्ता 1970 और देवेंद्र हांडा 1970 क्रमशः पंजाब के दो प्राचीन शहरों सुनेत और रूपार का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण देते हैं। अहमदाबाद गिलियन 1968, वाराणसी एएन सिंह 1969 और कलकत्ता सिन्हा 1968 जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों पर भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है।
शोधकर्ताओं ने शहरी समुदायों के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण का भी उपयोग किया है, जैसे ब्रिटिश मर्चेंट सरकार अवधि रोष 1975 के दौरान मद्रास में जाति व्यवस्था और 1840 से 1885 तक बॉम्बे में नेतृत्व डोबिन 1972। इसके अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संबंधों की खोज करने वाले ऐतिहासिक अध्ययन भी हुए हैं, जैसे सौराष्ट्र पर केंद्रित स्पोडेक 1976, डिसूजा 1985 में उल्लिखित 14.4 पारिस्थितिक अध्ययन। भारत में पारिस्थितिक अध्ययन को देश की ऐतिहासिक घटनाओं और संस्कृति द्वारा महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया गया है। विनस्टीन 1986 ने कई प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला है जो भारतीय शहरों में पारिस्थितिक संरचनाओं को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में स्थानीय सांस्कृतिक मान्यताएं, जातीय और जातीय निष्ठाएं, अलगाव के पारंपरिक सिद्धांत, वांछनीय पड़ोस के लिए विशिष्ट मानक और गहन भूमि उपयोग को नियंत्रित करने वाले मानदंड शामिल है। यदि हम भारतीय शहरों के भौतिक लेआउट के विकास की जांच करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी शहरों की नियमित ग्रिड लेआउट के साथ सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, किले के भीतर मंदिरों या शाही महलों के आसपास उगने वाले शहरों ने अनियमित और अपरिभाषित आकार ले लिया। चिंतन और क्रिया 14.2 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि जैसे किसी भारतीय शहर का नक्शा लें। मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवासीय कॉलोनियां, संस्थागत क्षेत्र, कॉरपोरेट कार्यालय आदि के विभिन्न कार्यों का पता लगाएं। मानचित्र में विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को चुनें और इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाएं। आपके द्वारा चुने गए शहर की मैप रीडिंग के आधार पर शहर के सामाजिक स्तरीकरण और संरचना पर लगभग 1500 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ अपनी रिपोर्ट पर चर्चा करें। भारतीय शहर के सामाजिक स्तरीकरण और संरचना का विश्लेषण करना। इस मामले में आइए दिल्ली पर विचार करें। शहर के विशाल आकार और विविधता के कारण एक जटिल कार्य है। दिल्ली भारत की राजधानी है और अपनी सामाजिक, आर्थिक असमानताओं, ऐतिहासिक महत्व और विविध आबादी के लिए जानी जाती है। इस विश्लेषण को करने के लिए हम उल्लिखित चरणों का पालन करेंगे और शहर के भीतर आवासीय कॉलोनियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चरण 1, दिल्ली को शहर के रूप में चुनना। दिल्ली अपनी विविध जनसांख्यिकी, ऐतिहासिक विरासत और विकास के विभिन्न स्तरों के कारण इस विश्लेषण के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है। इसमें विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें नई दिल्ली, प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र, पुरानी दिल्ली, ऐतिहासिक महत्व, और गुड़गांव और नोएडा जैसे उपग्रह शहर शामिल है। चरण 2, विभिन्न क्षेत्रों और पड़ोसों की पहचान और वर्गीकरण। आरंभ करने के लिए हम दिल्ली का एक विस्तृत मानचित्र प्राप्त करेंगे और शहर के भीतर विभिन्न क्षेत्रों और पड़ोसों की पहचान और वर्गीकरण करेंगे। दिल्ली को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार के क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवासीय कॉलोनियां, ये मुख्य रूप से आवास के लिए नामित क्षेत्र है और आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का घर है। उदाहरणों में ग्रेटर कैलाश, द्वारका और रोहिणी शामिल है। संस्थागत क्षेत्र, दिल्ली कई शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और अनुसंधान केंद्रों जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और सरकारी मंत्रालयों का घर है। कॉरपोरेट कार्यालय, दिल्ली में कई व्यावसायिक जिले हैं, जिनमें कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस और गुड़गांव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा शामिल है। वाणिज्यिक क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाजार,
दुकानें और मॉल की सघनता अधिक है। उदाहरणों में चांदनी चौक, करोल बाग और साकेत शामिल है। मनोरंजक स्थान। दिल्ली में कई पार्क, उद्यान और मनोरंजक क्षेत्र हैं, जिनमें इंडिया गेट, लोधी गार्डन और नेहरू पार्क शामिल है। चरण 3, आवासीय कॉलोनियों पर ध्यान दें। विस्तृत विश्लेषण के लिए हम दिल्ली के 3 विविध आवासीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ग्रेटर कैलाश जीके ग्रेटर कैलाश दक्षिण दिल्ली में एक समृद्ध इलाका है। यह अपने महंगे घरों, आलीशान बाजारों और सुव्यवस्थित पार्कों के लिए जाना जाता है। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से उच्च मध्यम वर्ग और उच्च आय पृष्ठभूमि से हैं। वे अक्सर पेशेवर, व्यवसाय के मालिक या सरकारी अधिकारी होते हैं। बुनियादी ढांचा आधुनिक है। स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और शॉपिंग सेंटरों तक अच्छी पहुंच है। संगम विहार। संगम विहार दक्षिण दिल्ली में स्थित एक विषम आवासीय क्षेत्र है। यह दिल्ली की सबसे बड़ी अनधिकृत कॉलोनियों में से एक है, जिसमें निम्नाय और कामकाजी वर्ग के निवासी मिश्रित हैं। यह क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वच्छ पानी तक पहुंच और स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों का सामना करता है। यहाँ के निवासी अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रों, छोटे व्यवसायों या दिहाड़ी मजदूरों के रूप में काम करते हैं। वसंत कुंज। वसंत कुंज एक और समृद्ध आवासीय क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से दक्षिण दिल्ली में स्थित है। यह अपने विशाल अपार्टमेंट, गेटेड समुदायों और महंगे शॉपिंग मॉल के लिए जाना जाता है। वसंत कुंज के निवासी मुख्य रूप से उच्च आय पृष्ठभूमि से हैं, जिनमें कॉरपोरेट अधिकारी, पेशेवर और प्रवासी शामिल है। इस क्षेत्र में अच्छी तरह से बनाए रखा बुनियादी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच है। चरण 4, चयनित आवासीय कॉलोनियों का व्यापक अध्ययन। प्रत्येक चयनित आवासीय कॉलोनी के लिए हमने निवासियों की सामाजिक-आर्थिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन किया। हमने सर्वेक्षण, साक्षात्कार आयोजित किए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का विश्लेषण किया। ग्रेटर कैलाश जीके यहाँ के निवासी ज्यादातर पेशेवर हैं, जिनमें डॉक्टर, वकील और व्यवसाय के मालिक शामिल हैं। कई लोग मध्य दिल्ली या आसपास के कॉरपोरेट कार्यालयों में काम करते हैं। निजी स्कूलों और कॉलेजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा का स्तर ऊंचा है। जिम, महंगे रेस्तरां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी सुविधाओं तक पहुंच के साथ जीवन स्तर आरामदायक है। संगम विहार। संगम विहार के निवासियों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि विविध है। कुछ घरेलू सहायक, ड्राइवर या मजदूर के रूप में काम करते हैं, जबकि अन्य के पास छोटे व्यवसाय हैं। सरकारी स्कूलों तक पहुंच और सीमित निजी शिक्षा के साथ शिक्षा का स्तर अलग-अलग होता है। अनियमित जल आपूर्ति जैसी बुनियादी ढांचे की चुनौतियां आम है। वसंत कुंज। वसंत कुंज के निवासी मुख्य रूप से पेशेवर और उच्च पदस्थ कॉरपोरेट अधिकारी हैं। कई निवासी पास के गुड़गांव या दक्षिणी दिल्ली के कॉरपोरेट केंद्रों में काम करते हैं। कई निजी और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के साथ शिक्षा प्रणाली मजबूत है। विशिष्ट क्लबों, डिजाइनर बुटीक और प्रीमियम स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के साथ निवासी उच्च जीवन स्तर का आनंद लेते हैं। चरण 5, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। हमारे निष्कर्षों के आधार पर दिल्ली का सामाजिक स्तरीकरण और संरचना स्पष्ट है। ग्रेटर कैलाश और वसंत कुंज जैसे समृद्ध आवासीय क्षेत्रों के साथ संगम विहार जैसे वंचित क्षेत्रों के साथ शहर में गंभीर सामाजिक-आर्थिक असमानताएं प्रदर्शित होती है। यह स्तरीकरण आय, शिक्षा, व्यवसाय और बुनियादी ढांचे और सुविधाओं तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होता है। निष्कर्ष। दिल्ली एक महानगर के रूप में भारत के विविध सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है।
इसकी आवासीय कॉलोनियों का विश्लेषण करने से एक जटिल सामाजिक स्तरीकरण का पता चलता है, जो आय, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता में असमानताओं को उजागर करता है। इस तरह के अध्ययन हमें शहर की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं, जहां सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकता है। साथ ही छात्रों के साथ इन निष्कर्षों पर चर्चा करने से शहर की सामाजिक संरचना और गतिशीलता पर अतिरिक्त अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण मिल सकते हैं। प्राचीन ग्रंथ और भारत के पुराने शहरों की पुरातात्विक खोजें इस बात की जानकारी देती है कि इन शहरों की संरचना कैसे हुई थी। अर्थशास्त्र जैसे राजनीतिक लेखन और अग्निपुराण, मानसरा और सुक्रनीतिसार जैसे वास्तुकला और डिजाइन पर काम, जो 500 ईसा पूर्व के हैं, 300 ई तक विभिन्न प्रकार के शहरों को कैसे व्यवस्थित किया गया, इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश दें। प्राचीन शहरों की प्रमुख विशेषताओं में एक किला, धार्मिक संस्थान और लोगों का अलग-अलग पड़ोस या प्राकृतिक क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक अलगाव शामिल था। घुरिये 1961 CF राव 1991। हालांकि ये सभी ग्रंथ शहर निर्माण के लिए एक सामान्य योजना प्रस्तुत करते हैं, फिर भी इनमें कुछ भिन्नताएं हैं। अर्थशास्त्र में शाही और प्रशासनिक भवनों या मंदिरों को शहर के केंद्र में रखने का सुझाव दिया गया है। अग्निपुराण में शहर की दीवार के कोनों पर मंदिर और शहर के केंद्र में दुकानें रखने का उल्लेख है। वास्तुकला पर एक ग्रंथ, सुक्रानितिसारा के अनुसार शाही महल, परिषद भवन, संग्रहालय और अधिकारियों के आवास शहर के केंद्र में होने चाहिए। बेरी और स्पोडेक 1971। इन ग्रंथों ने विभिन्न जाति समूहों के लिए आवासीय पैटर्न भी निर्धारित किए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 वर्ण क्रमशः शाही महल के उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में स्थित होने चाहिए थे। बहिष्कृत लोग शहर की दीवारों के बाहर रहते थे। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले भी देश के शहरों में सत्ता का स्पष्ट विभाजन था। यह विभाजन सामाजिक, वित्तीय और राजनीतिक प्रभाव पर आधारित था, जिसमें केंद्र में प्रभावशाली व्यक्ति और बाहरी इलाके में कम प्रभावशाली जनता थी, जैसा कि सोल्ज़बर्ग के 1955 मॉडल में वर्णित है। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल शुरू हुआ और भारतीय शहरों में एक के बाद एक सैन्य छावनी, नागरिक प्रशासन और रेलवे कॉलोनियां दिखाई दी, तो शहरों को व्यवस्थित करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। स्माइल्स 1969। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले ही इन विभिन्न कार्यात्मक निपटान इकाइयों के बीच अंतर मिटना शुरू हो गया, जिससे मूल समाज के भीतर एक सामाजिक पदानुक्रम का रास्ता बन गया। राव 1991। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद के समय में भारत में शहरों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। राव 1991-87। सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं बनाने के लिए नगर नियोजन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। उन्होंने भारतीय शहरों को बेहतर बनाने के लिए पश्चिमी नगर नियोजन मॉडल भी पेश किए। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में शहरी नियोजन का एक उल्लेखनीय पहलू विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग का स्पष्ट पृथक्करण था। इसमें उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, संस्थान, प्रशासन और निवास के क्षेत्र शामिल थे। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान सुविधाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये संस्थाएं अक्सर बड़े शहरों के व्यापक क्षेत्रों को कवर करती थी। वही परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय शहरों में लोगों के रहने के तरीके में धीरे धीरे बदलाव आया। कई समाजशास्त्रियों और भूगोलवेत्ताओं ने अपने शोध को भारतीय शहरों की शहरी पारिस्थितिकी और लेआउट को समझने पर केंद्रित किया है। इन अध्ययनों ने जांच की है
कि समय के साथ भारतीय शहरों में आवासीय पैटर्न कैसे बदल गए हैं और सामाजिक वर्ग और स्थिति शहरी आवासीय क्षेत्रों के विभाजन को कैसे प्रभावित करते हैं। 1969 में बेरी और रीस ने भारतीय शहरों पर एक अध्ययन किया। उसके बाद 1975 में सिंह और 1975 और 1977 में ब्रश ने अध्ययन किया। ये अध्ययन भारतीय शहरों में विकसित हो रही शहरी जीवन शैली और आवासीय क्षेत्रों में सामाजिक वर्ग और स्थिति के आधार पर नए विभाजन पैटर्न के उद्भव पर प्रकाश डालते हैं। प्रोफेसर जी.एस. घुरिये और उनके छात्र, जिनमें 1957 में बोपेगामागे, 1957 में वेंकट्रायप्पा, 1962 में राजगोपालन और 1963 में मोहसिन शामिल थे, विशेष रूप से भारतीय शहरों की आकृति विज्ञान और पारिस्थितिक संरचना का अध्ययन करने में रुचि रखते थे। 1969 के बाद से कई अध्ययनों ने विभिन्न भारतीय शहरों की पारिस्थितिक संरचना की जांच के लिए फैक्टोरियल पारिस्थितिक दृष्टिकोण को नियोजित किया है। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय शोधकर्ताओं में 1969 में बेरी और रीस, 1974 और 1986 में विनस्टीन और 1977 और 1986 में ब्रश शामिल है। ब्रायन बेरी और फिलिप रीस 1969 ने कारक विश्लेषण का उपयोग करके भारत में एक अध्ययन किया और 6 प्रमुख शहरों की जांच की। उन्होंने पाया कि धर्म, जाति और सांप्रदायिक संबद्धताओं पर आधारित सामाजिक स्थिति वर्गाधारित स्थिति में बदल रही थी। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक विशिष्ट स्थानिक पैटर्न तैयार हुआ, जहां उच्च स्थिति वाले पड़ोस केंद्रीय क्षेत्रों में केंद्रित थे, जबकि निम्न स्थिति वाले पड़ोस बाहरी इलाके में स्थित थे। उनके निष्कर्षों को अन्य अध्ययनों से भी समर्थन मिला। अतिरिक्त विद्वान जैसे एन.के. बोस 1965, जिन्होंने कलकत्ता पर ध्यान केंद्रित किया, और मेहता 1968, जिन्होंने पूना शहर का अध्ययन किया, आवासीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक समूहों के अलगाव के संबंध में बेरी और रीस के निष्कर्षों से सहमत थे। इसके अलावा ब्रश 1975, जिन्होंने बॉम्बे और दिल्ली की सामाजिक-आर्थिक संरचना का विश्लेषण किया, उन्होंने कहा कि इन शहरों के बाहरी क्षेत्रों में विशिष्ट आवासीय कॉलोनियां, विशेष रूप से नए अभिजात वर्ग की, क्षेत्रीय तरीके से उभर रही थी और शहर के केंद्र से आगे तक फैली हुई थी। शहरों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में कुछ अध्ययन शहरी क्षेत्रों में विभिन्न चीजों के बारे में बात करते हैं। कुछ यह भी दिखाते हैं कि समय के साथ शहर कैसे बदल गए हैं। कुछ लोग यह समझाने की कोशिश करते हैं कि शहर क्यों बदलते हैं, जैसे कि भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, भूमि की लागत कितनी है और लोग कहाँ रहते हैं। डिसूजा 1974, गिस्ट 1957 ने 1941 और 1951 की जनगणना की जानकारी का उपयोग करके बेंगलोर शहर के आकार और स्वरूप को देखा। उन्होंने पाया कि लोगों की सामाजिक स्थिति, शिक्षा और नौकरियां जैसी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। उन्होंने सोचा कि नई तकनीक, बड़े व्यवसाय, आधुनिक परिवहन और पश्चिमी मूल्य बेंगलोर को व्यवस्थित करने के तरीके को बदल देंगे। जॉन ई. ब्रश भारतीय शहरों के आकार 1962 के बारे में अपने अध्ययन में देखते हैं कि शहरों के निर्माण का तरीका सामाजिक चीजों से कैसे जुड़ा है। वह यह भी सोचता है कि अतीत ने कैसे प्रभावित किया कि शहर कैसे शुरू हुए और कैसे विकसित हुए। आर्थर ई. स्माइल्स चर्चा करते हैं कि कैसे भारतीय शहरों के 2 अलग-अलग हिस्सों स्वदेशी शहर और ब्रिटिश उपनिवेश के ऐतिहासिक विकास ने द्वैतवादी आकारिकी को जन्म दिया। भारतीय शहरों को कई रूपात्मक अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। रेलवे पूर्व 1853 से पहले, रेलवे ब्रिटिश 1853 से 1947,
और स्वतंत्रता के बाद। वह भारतीय शहरों में प्रमुख रूपात्मक तत्वों पर भी प्रकाश डालते हैं, जैसे कि पुराने दीवारों वाले शहर, आधुनिक बाह्य विस्तार, छावनियां, सिविल लाइंस, रेलवे कॉलोनियां और 1947 के बाद की संपत्तियां और आवासीय कॉलोनियां। कई विद्वानों ने भारतीय शहरों की पारिस्थितिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए फैक्टोरियल पारिस्थितिकी दृष्टिकोण अपनाया है, जो सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की तुलना में एक सुधार है। यह दृष्टिकोण संरचना में भिन्न सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के आधार पर अंतर्निहित संरचनात्मक आयामों की पहचान करने के लिए कारक विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग करता है। बेरी और स्पोडेक 1971 ने 5 भारतीय शहरों के कारक विश्लेषण के माध्यम से भारतीय संस्कृति की पारंपरिक शैलियों और निवास पैटर्न पर उनके प्रभाव का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इन शहरों में आवासीय अलगाव जाति से वर्ग की स्थिति में स्थानांतरित हो गया। इस परिवर्तन के दौरान अवशिष्ट जाति स्थिति और वर्ग स्थिति ने परस्पर एक दूसरे को मजबूत किया, जिससे केंद्रीय क्षेत्र में उच्च स्थिति वाले पड़ोस और परिधि पर निम्न स्थिति वाले पड़ोस का एक स्थानिक पैटर्न बना रहा। उन्होंने यह भी देखा कि आधुनिक भारत में तेजी से बढ़ती विविध सामाजिक और आर्थिक शक्ति शहरी संरचना को आकार दे रही है। विनस्टीन ने 1986 में शहरी पारिस्थितिक संरचना के व्यक्तिपर घटक, एक सैद्धांतिक वक्तव्य और 2 भारतीय शहरों के लिए एक अनुप्रयोग शीर्षक से एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने पता लगाया कि भारतीय शहर अपनी पारिस्थितिक संरचना कैसे विकसित करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह केवल भौतिक दूरी और परिवहन मार्गों जैसे वस्तुनिष्ठ कारकों पर आधारित नहीं है। इसके बजाय स्थानीय सांस्कृतिक मान्यताएं, जातीय और जातिगत वफादारी, पारंपरिक अलगाव सिद्धांत और विशिष्ट पड़ोस प्राथमिकताएं जैसे व्यक्तिपर तत्व शहरी पारिस्थितिक संरचनाओं को आकार देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रगति गेहार ने 2003 में एक विश्लेषण किया, जिसमें शहर के विभिन्न हिस्सों के भीतर स्थानिक और सामाजिक संरचनाओं के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। यह शोध शहरी क्षेत्रों में मौजूद स्थानिक सामाजिक संरचनाओं की हमारी सैद्धांतिक समझ में योगदान देता है। यह शहर के विभिन्न हिस्सों में शहरीकरण के विभिन्न स्तरों पर भी प्रकाश डालता है और यह उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। 14.5 शहरीकरण और शहरी विकास पर अध्ययन। 2001 में भारत की जनसंख्या काफी अधिक थी। दुनिया की 1/6 से अधिक आबादी यहाँ रहती थी और उनमें से 28% शहरों में रहते थे। इन शहरों में 35 शहरी क्षेत्र थे, जिनमें से प्रत्येक में 10 लाख से अधिक निवासी रहते थे। इन 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लगभग 37% शहरी आबादी रहती थी। 2 सबसे बड़े, मुंबई और दिल्ली, नई दिल्ली सहित प्रत्येक में 9 मिलियन से अधिक लोग थे। पिछले 60 वर्षों में शहरी क्षेत्रों, शहरीकरण में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात 1941 में 13.86% से दोगुना होकर 2001 में 27.78% हो गया है। शहरी क्षेत्रों, शहरी विकास में रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या और भी अधिक बढ़ गई है। भारत का शहरीकरण मध्यम गति से आगे बढ़ रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 की जनगणना की तुलना में शहरी जनसंख्या का अनुपात 2.1% बढ़ गया। शहरीकरण और शहरी विकास के बीच अंतर करना आवश्यक है। शहरीकरण से तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या के प्रतिशत और इस प्रतिशत में वृद्धि से है। दूसरी ओर शहरी विकास का तात्पर्य कुल शहरी जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि से है। भारत में
शहरीकरण और शहरी विकास का पैटर्न अपेक्षाकृत धीमी शहरीकरण और उच्च शहरी विकास दर को दर्शाता है, जैसा कि बोस ने 1973 में नोट किया था। जैसा कि हमने पहले बताया, भारत में शहरीकरण कोई नई बात नहीं है। हालांकि शहरी विकास और संबंधित मामलों की उचित रिकॉर्डिंग केवल जनगणना सर्वेक्षणों के दौरान ही शुरू हुई। औपनिवेशिक काल के दौरान बढ़ते व्यापार और खेती के व्यावसायीकरण के कारण शहरों में जनसंख्या वृद्धि और बाजार कस्बों का विस्तार हुआ। लघु उद्योगों के विकास ने भी बड़े शहरों के विकास में योगदान दिया। सूती वस्त्रों और अन्य उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने से लोग विशिष्ट क्षेत्रों में बस गए, जिससे शहरी केंद्रों के विकास में योगदान हुआ। इसलिए भारत में शहरी क्षेत्रों का धीरे धीरे विस्तार हुआ। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, संचार और निर्माण में प्रगति, अन्य कारकों के अलावा सभी ने शहरी आबादी के प्रतिशत को बढ़ाने में भूमिका निभाई। इस विषय पर कई विद्वानों ने बहुमूल्य अध्ययन किए हैं, जिनमें किंग्सले डेविस, टर्नर, हसर, सोवनी, आशीष बोस, फिशर, सिंह, प्रेमी, M.K. रामचंद्र, आर. राव, मिश्रा, R.P. और कमलेश मिश्रा, संधू, R.K. कुंडू, ए. शिवरामकृष्णन शामिल है। ये अध्ययन मुख्य रूप से भारत में शहरीकरण के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित थे, जैसे बड़े शहरों का विकास, शहरों के बीच और भीतर शहरीकरण में अंतर, प्रवासन पैटर्न, शहरी प्रशासन और बहुत कुछ। इनमें से अधिकांश अध्ययन जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर थे। सामाजिक वैज्ञानिकों ने शहरीकरण पर और विभिन्न कोणों से शहर कैसे विकसित होते हैं, इस पर ध्यान दिया है। जनसांख्यिकीय अध्ययन इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि शहर कितनी तेजी से बढ़ते हैं और संबंधित चीजें। प्रवासन अध्ययन इस बारे में सोचते हैं कि कैसे लोगों का स्थानांतरण शहरीकरण में एक बड़ी बात है। शहरीकरण बड़े समाज की चीजों जैसे परिवार और रिश्तेदारी को प्रभावित करता है। शहरों के बारे में कुछ अध्ययन इस पर भी गौर करते हैं। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि ये अध्ययन इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में क्या शामिल करते हैं। बॉक्स 14.2 नीतिगत निहितार्थों के साथ शहरी अध्ययन। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शहरी क्षेत्रों और उनकी नीतियों से संबंधित अनुसंधान करने में रुचि बढ़ रही थी। यह रुचि शहरों में नागरिक सुविधाओं की बदतर स्थिति से उपजी है। इन सुविधाओं में गिरावट अधिक लोगों के शहरों की ओर जाने और कुछ प्रमुख शहरों में उद्योगों और सेवाओं की बढ़ती उपस्थिति का परिणाम थी। शोधकर्ता देश में शहरों के भविष्य के विकास का मार्गदर्शन करने के तरीके खोजना चाहते थे। इसे संबोधित करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में महानगरीय शहरों के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का प्रावधान शामिल था। सरकार ने विभिन्न अध्ययनों को प्रायोजित किया, जिसमें विकास योजनाएं तैयार करने के लिए भूमि उपयोग और इन क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक संरचना का विश्लेषण किया गया। इनमें से अधिकांश अध्ययनों में शहरों के विभिन्न पहलुओं को एक साथ देखते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया। हालांकि इन अध्ययनों के आधार पर विकसित मास्टर प्लान से वांछित परिणाम नहीं मिले। जैसे जैसे शहर अधिक जटिल होते गए और बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिताओं का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होता गया, यह स्पष्ट हो गया कि इन अध्ययनों में उपयोग किए जाने वाले समग्र दृष्टिकोण अपर्याप्त थे। इसने विद्वानों को अपना ध्यान अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों और विशेष समस्याओं की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। 1970 और 1980 के दशक में अग्रवाल, 1976 श्रीवास्तव, 1976 पपोला, 1981 और सुब्रमण्यम, 1982 जैसे कई अध्ययनों ने अपना दायरा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के एक या कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। स्रोत: कुंडू, ए. 1992।
बॉक्स 14.2 नीतिगत निहितार्थों के साथ शहरी अध्ययन। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शहरी क्षेत्रों और उनकी नीतियों से संबंधित अनुसंधान करने में रुचि बढ़ रही थी। यह रुचि शहरों में नागरिक सुविधाओं की बदतर स्थिति से उपजी है। इन सुविधाओं में गिरावट अधिक लोगों के शहरों की ओर जाने और कुछ प्रमुख शहरों में उद्योगों और सेवाओं की बढ़ती उपस्थिति का परिणाम थी। शोधकर्ता देश में शहरों के भविष्य के विकास का मार्गदर्शन करने के तरीके खोजना चाहते थे। इसे संबोधित करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में महानगरीय शहरों के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का प्रावधान शामिल था। सरकार ने विभिन्न अध्ययनों को प्रायोजित किया जिसमें विकास योजनाएं तैयार करने के लिए भूमि उपयोग और इन क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक संरचना का विश्लेषण किया गया। इनमें से अधिकांश अध्ययनों में शहरों के विभिन्न पहलुओं को एक साथ देखते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया। हालांकि इन अध्ययनों के आधार पर विकसित मास्टर प्लान से वांछित परिणाम नहीं मिले। जैसे जैसे शहर अधिक जटिल होते गए और बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिताओं का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होता गया, यह स्पष्ट हो गया कि इन अध्ययनों में उपयोग किए जाने वाले समग्र दृष्टिकोण अपर्याप्त थे। इसने विद्वानों को अपना ध्यान अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों और विशेष समस्याओं की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। 1970 और 1980 के दशक में अग्रवाल, 1976 श्रीवास्तव, 1976 पपोला, 1981 और सुब्रमण्यम, 1982 जैसे कई अध्ययनों ने अपना दायरा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के एक या कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। स्रोत: कुंडू ए 1992। शहरी जनसांख्यिकी अध्ययन, किंग्सले डेविस, 1951 एक प्रमुख शोधकर्ता थे जिन्होंने जनगणना डेटा का उपयोग करके भारत में शहरों का विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन किया। हालांकि उनकी भविष्यवाणियां गलत निकली, फिर भी उन्होंने यह अनुमान लगाने का प्रयास किया कि भारत के नई सदी में प्रवेश करने पर शहरीकरण और शहर के विकास का क्या होगा। एन.वी. सोवानी, 1966 ने शहरीकरण और शहरी भारत नामक एक अध्ययन किया। उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि भारत में शहरीकरण बाहरी रूप में कुछ हद तक पश्चिमी देशों के समान दिखता है, लेकिन यह अपने सार में मौलिक रूप से भिन्न है। सोवानी का मानना था कि भारत में शहरीकरण की एक महत्वपूर्ण और निरंतर विकसित होने वाली सामाजिक भूमिका है। भारत में शहरीकरण 1970 शीर्षक से अपने काम में आशीष बोस ने विश्लेषण किया कि शहरों का विकास कैसे हुआ, उनकी प्रमुख विशेषताएं और विभिन्न संबंधित समस्याएं। केसी जकारिया ने शहरीकरण प्रक्रिया में आंतरिक प्रवास की भूमिका को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। इस घटना का अध्ययन करने के लिए उन्होंने 1901 की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया। अशोक मित्रा, 1967 ने भारत में शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण नामक एक पेपर प्रस्तुत किया। इस पेपर में उन्होंने 1961 की जनगणना में लोगों के पास मौजूद नौकरियों के प्रकार के आधार पर एक विशेष तकनीक का उपयोग करके शहरों के लिए एक व्यापक वर्गीकरण प्रणाली बनाने का प्रयास किया। पी.बी. देसाई, 1969 ने जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके जांच की कि 60 वर्षों की अवधि में भारत की जनसंख्या आकार और लिंग संरचना के संदर्भ में कैसे बदल गई। उनके शोध ने यह भी पता लगाया कि लिंग संरचना अन्य जनसांख्यिकीय कारकों जैसे आयु वितरण, प्रवासन, कामकाजी आबादी और शहरी निवासियों के भौगोलिक वितरण से कैसे संबंधित है। आशीष बोस ने जनसंख्या के दृष्टिकोण से शहरीकरण पर कई अध्ययन किए। 1983 में प्रकाश राव द्वारा लिखित भारत में शहरीकरण प्रक्रिया की पड़ताल करता है। गिरिराज गुप्ता शहरी सामाजिक संगठन के प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण करते हैं।
जिसमें संरचना, विकास, संस्कृति, प्रवासन, मलिन बस्तियां और गतिशीलता और बातचीत के विभिन्न रूप शामिल है। 1986 में लक्ष्मी नारायण ने भारत में महानगरीय शहरों के विकास के ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय आयामों पर प्रकाश डाला। वाइनस्टीन का 1992 का काम भारत में शहरी विकास, जनसांख्यिकी और सामाजिक सांस्कृतिक संभावनाएं 1951 से 1981 तक फैली पिछली 4 जनगणनाओं के डेटा का उपयोग करते हुए भारत की शहरी जनसंख्या वृद्धि के संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालता है। B.K. रॉय का 1993 का प्रकाशन भारत में शहरी विकास, इसकी समकालीन प्रासंगिकता, समग्र रूप से भारत में शहरी विकास की जांच करता है, विशेष रूप से 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर महत्वपूर्ण शहरी समूहों पर ध्यान केंद्रित करता है। देबनाथ मुखर्जी और होराउफ का 2004 का अध्ययन संक्रमण में शहर दिल्ली समूह में विकास के रुझान की निगरानी 1991 से 2001 इंच दिल्ली शहरी समूह के भीतर परिधीय शहरी केंद्रों के अलग-अलग विकास पैटर्न की जांच करता है, जो मुख्य इकाइयों के सापेक्ष उनके आकार और स्थान पर विचार करता है। यह विश्लेषण 1991 से 2001 तक की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करता है और दिल्ली के शहरी समूह की शहरी संरचना में बदलाव पर प्रकाश डालता है, जिसमें जनगणना कस्बों और शहरी कोर की संख्या और वृद्धि में बदलाव शामिल है। शहरीकरण और प्रवासन। भारत में बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाते हैं और ये प्रवासी शहरी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। शहरों के बढ़ने का एक प्रमुख कारण ग्रामीण से शहरी प्रवास है। शहरी समाजशास्त्रियों ने भारत के भीतर लोगों के आवागम के विभिन्न तरीकों और पैटर्न पर ध्यान दिया है। 1973 में आशीष बोस ने प्रवासन प्रवृत्तियों को समझने के लिए 1961 और 1971 की जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण किया। 1968 में अशोक मित्रा और 1976 में नारायण वी ने ग्रामीण से शहरी प्रवास के अनूठे पहलुओं का पता लगाने के लिए 1961 की जनगणना का अध्ययन किया और यह कैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है। 1974 में चटर्जी ने 1961 और 1971 में प्रवासन पैटर्न की तुलना की। 1980 में प्रेमी ने महिला प्रवासियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया। चटर्जी ने 1971 में पाया कि प्रवासन कितना स्थिर है, यह 2 बातों पर निर्भर करता है: आप अपने गृहनगर से कितनी दूर हैं और आप कौन सी नौकरी करते हैं। जब लोग अपने गृहनगर से आगे बढ़ते हैं तो उनमें से अधिकतर लोग शहर में अपना समय अस्थायी मानते हैं। इसके अलावा निचले दर्जे की नौकरियों में रहने वाले लोग उच्च दर्जे की नौकरियों की तुलना में शहर में अपने प्रवास को अक्सर अस्थायी मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आपको जितनी अधिक दूरी तय करनी होगी, उतने कम लोग चलते हैं और कम दूरी पर पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं चलती हैं, लेकिन लंबी दूरी पर महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष चलते हैं। 1984 में सिंह ने जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके केरल और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण से शहरी प्रवास को देखा। उन्होंने जांच की कि क्या ये विचार इन स्थानों पर सत्य है। 1985 में प्रेमी और टॉम ने 1971 के डेटा का उपयोग करके भारतीय शहरों में प्रवासन की जांच की। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि शहर कितना बड़ा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है और यह किसमें माहिर है। 1986 में M.K. प्रेमी ने भारत में शहरों में प्रवासन नामक एक अध्ययन में भारत के बड़े शहरों के विकास में प्रवासन को देखा। प्रवासन अनायास नहीं होता, यह विशिष्ट पैटर्न का अनुसरण करता है।
1974 में SW संघ एवं के W.S. यादव ने उन लोगों पर शोध किया जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में चले गए। उन्होंने पाया कि किसी विशेष समय में किसी स्थान पर आने वाले प्रवासियों की संख्या पिछले समय के प्रवासियों की संख्या से जुड़ी होती है। के W.S. यादव ने 1987 और 1988 में भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास का अध्ययन जारी रखा। उन्होंने देखा कि कितना प्रवास हुआ, इसके क्या पैटर्न थे, इसके पीछे क्या कारण थे और इसके प्रभाव क्या थे। 1993 में सेल्वराज और राव ने ग्रामीण शहरी प्रवास के प्रभावों पर शोध किया। शहरीकरण की प्रक्रिया का सामाजिक संस्थाओं, विशेषकर पारिवारिक संरचना और अंतर पारिवारिक संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्र अंतर सांस्कृतिक प्रभावों और जातीय, धार्मिक, भाषाई और अन्य पृष्ठभूमियों के विविध मिश्रण से चिह्नित है। यह विविधता अक्सर पुराने सामुदायिक बंधनों को कमजोर करने और नए रिश्तों के निर्माण का कारण बनती है। कई विद्वानों ने शहरी परिवारों पर अध्ययन किया है। I.P. देसाई 1964, कपाड़िया K.M. 1969 और A.D. रॉस सभी ने बताया है कि पारंपरिक शहरी संयुक्त परिवार का स्थान धीरे धीरे एकल परिवारों ने ले लिया है। यह बदलाव परिवार के आकार में कमी और केवल 2 या 3 पीढ़ियों तक फैले रिश्तेदारी संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ है। दिलचस्प बात यह है कि जबकि शहरी परिवारों की संरचना बदल रही है, इन परिवारों के भीतर व्यक्तिवाद की भावना जरूरी नहीं बढ़ रही है, जैसा कि I.P. ने नोट किया है। 1964 में देसाई के अध्ययन से पता चला कि भले ही अधिकांश शहरी परिवार अलग अलग रहते हैं, फिर भी जब संपत्ति और अन्य व्यावहारिक मामलों की बात आती है तो वे संयुक्त परिवार के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त 1962 में रॉस के अध्ययन में पाया गया कि शहरी सेटिंग में सबसे आम परिवार इकाई छोटा संयुक्त परिवार है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में दूर के रिश्तेदारों के साथ रिश्ते कमजोर या टूट जाते हैं और परिवार के मुखिया के आसपास केंद्रित होने के बजाय प्रकृति में अधिक समतावादी होते हैं, जैसा कि पारंपरिक पितृसत्तात्मक परिवारों में देखा जाता है। इन परिवर्तनों के बावजूद शहरी परिवेश में परिवारों के मूल मूल्य और लोकाचार काफी हद तक वही बने हुए हैं। शहरी भारत में परिवार और रिश्तेदारी प्रणाली का अध्ययन करने वाली शोधकर्ता सिल्विया वटुक का सुझाव है कि भले ही शहरी क्षेत्रों में लोग अलग अलग रहते हों, लेकिन संयुक्त परिवार के विचार का अभी भी सम्मान किया जाता है। विस्तारित परिवार एक महत्वपूर्ण औपचारिक समूह बना हुआ है और अज्ञेय विस्तारित परिवार के साथ मजबूत संबंध बने हुए हैं। वटुक वैवाहिक संबंधों के भीतर वैयक्तिकता पर जोर देने की बढ़ती प्रवृत्ति को भी देखता है, जिससे लेविरेट विधवा विरासत, विधवा पुनर्विवाह, विनिमय द्वारा विवाह और बहुविवाह जैसी कुछ प्रथाओं में गिरावट आई है। परिणामस्वरूप छोटे परिवार के आकार, कम पारिवारिक कार्यों और वैवाहिक संबंधों पर अधिक ध्यान जैसे परिवर्तनों को शहरी परिवार संरचनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि इस तर्क पर विरोधी दृष्टिकोण भी है। 1976 में द हाउसहोल्ड इन अर्बन इंडिया शीर्षक से अपने अध्ययन में कॉकलिन ने कर्नाटक राज्य से जनगणना डेटा का उपयोग करके घरेलू संरचनाओं का एक कारक विश्लेषण किया। उनके निष्कर्षों से पता चलता है कि शहरीकरण से जटिल घरों में कमी आना जरूरी नहीं है। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी घरों का आकार ग्रामीण घरों के आकार के समान दर से बढ़ रहा है। शहरी और ग्रामीण दोनों निवासी व्यवहार और सिद्धांत दोनों में संयुक्त परिवारों के लिए प्राथमिकता व्यक्त करते हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है
कि भारत में शहरीकरण और घरेलू संरचना के बीच संबंध न तो सीधा है और न ही अप्रत्यक्ष है। 14.6 शहरी गरीबी, आवास और मलिन बस्तियां। भारत में गरीबी एक बड़ा मुद्दा है और यह सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं है, यह शहरों में भी है। शहरों में जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें आसानी से नौकरियां नहीं मिल पाती, उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है और सड़कें और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी चीजें भी अच्छी नहीं है। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है, जैसे बीमार पड़ना या शिक्षा की आवश्यकता हो, तो भी उन्हें कोई खास मदद नहीं मिलती। भारत के शहरों में आप झुग्गियां या किसी भी सामग्री से बने छोटे घर देख सकते हैं। ये झुग्गियां ऐसी हैं जहां बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उन्हें अपने काम के पास रहने के लिए किफायती स्थान नहीं मिल पाते हैं। शहर में जमीन खरीदना महंगा है और वे किराया भी नहीं दे सकते, इसलिए वे अंततः इन्हीं झुग्गियों में रहने लगते हैं। इनमें से अधिकांश मलिन बस्तियां रहने के लिए भयानक स्थान है। उनके पास स्वच्छ पानी, बिजली, उचित शौचालय और स्नानघर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। यह बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। राव 1991। विभिन्न क्षेत्रों के कई विशेषज्ञों ने भारत में शहरी गरीबी, आवास समस्याओं और मलिन बस्तियों के बारे में अध्ययन किया है और बात की है। शहरी मलिन बस्तियों के मुद्दे पर शोध 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में योजना आयोग ने मलिन बस्ती और आवास समस्याओं पर अध्ययन किया। हालांकि इन अध्ययनों में मुख्य रूप से आवास मुद्दों के सांख्यिकीय विश्लेषण शामिल थे, जो समस्या की गंभीरता को उजागर करते थे। 1958 में पुरानी दिल्ली की मलिन बस्तियों पर भारत सेवक समाज का शोध किसी भारतीय मलिन बस्ती पर पहला महत्वपूर्ण अध्ययन था। इसके बाद विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न भारतीय राज्यों के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबी और आवास समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई अध्ययन किए गए। दांडेकर और रथ ने 1970 में भारत में गरीबी शीर्षक से अपने अध्ययन में बताया कि शहरी परिवेश में गरीबी और मलिन बस्तियां आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। गरीबी में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अधिकांश लोग गरीब हैं। उन्होंने तर्क दिया कि शहरी गरीबी ग्रामीण गरीबी का विस्तार है और शहरी गरीबों का अनुपात ग्रामीण गरीबों के अनुपात से काफी अधिक है। उनके तर्क ने सुझाव दिया कि ग्रामीण गरीबी को संबोधित करने से शहरी गरीबी को कम करने में भी मदद मिल सकती है। अन्य अध्ययनों में शहरी गरीबी के मुद्दे को शहरों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के नजरिए से देखा गया है। 1980 में एंड्रिया मनेफी सिंह और अल्फ्रेड डी सूजा ने विभिन्न शोध पत्र एकत्र किए जो कई बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ पर रहने वालों पर केंद्रित थे। 1978 में विक्टर डिसूजा ने भारत में शहरी मलिन बस्तियों और गरीबी के बारे में एक नया सिद्धांत प्रस्तावित किया। उनका मानना था कि शहरी गरीबी की जड़ और अस्तित्व का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि गरीब और झुग्गी झोपड़ी के निवासी अधिकांश भाग के लिए जिस बड़े समुदाय में रहते हैं, उसके भीतर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर है। यह परिप्रेक्ष्य इसे हल करने की जिम्मेदारी देता है। समस्या स्वयं पीड़ितों के बजाय समाज पर है। कई अध्ययनों में शहरों में गरीबी के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया गया है। कुछ ने शहरों में गरीब लोगों के लिए उपलब्ध नौकरी के अवसरों की जांच की, जैसे 1978 में वैन डेन बोबर्ट और 1978 में सेथुरमन एसवी।
अन्य ने शहरी गरीबों के पोषण स्तर का अध्ययन किया, जैसे 1978 में जूडिथ कटोना ने। मलिन बस्तियों में जीवन पर कई वर्णनात्मक अध्ययन भी हुए हैं। कुछ का उद्देश्य शहरी गरीबी के बारे में आम धारणाओं का परीक्षण करना था, जबकि अन्य ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। उदाहरण के लिए 1975 और 1978 में मद्रास में मलिन बस्तियों पर पॉल विबे के शोध में पाया गया कि शहरी गरीबों के बारे में कुछ नकारात्मक धारणाएं इस आबादी पर लागू नहीं होती। इन धारणाओं में यह विचार शामिल था कि वे गरीबी के चक्र में फंसे हुए थे, स्लम जीवन में सामाजिक संगठन का अभाव था और स्लम और गैर-स्लम निवासियों के बीच स्पष्ट विभाजन था। MKA 1969 में सिद्दीकी और 1974 में ओवेन M लिंच ने अपने अध्ययन में इस तर्क का समर्थन किया। 1978 में तपन मजूमदार, 1977 में खाटू, 1978 में रत्ना नायडू और 1976 में वेंकटरायप्पा जैसे विद्वानों ने भी विभिन्न शहरों में शहरी गरीबी की स्थितियों का पता लगाया। कई अध्ययनों ने मुंबई शहर में गरीबी, मलिन बस्तियों और आवास की स्थिति की जांच की है। 1995 में वंदना देसाई के शोध का उद्देश्य मुंबई की मलिन बस्तियों के भीतर सामाजिक ताने-बाने और राजनीतिक गतिशीलता की जटिलता को उजागर करना था। 1986 में झा एस द्वारा किए गए उल्लेखनीय अध्ययन, जिसका शीर्षक था शहरी गरीबी की संरचना, बॉम्बे स्लम का मामला, और 1987 में जेरेमी सीब्रुक, जिसका शीर्षक था बॉम्बे स्लम में जीवन और श्रम, ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2000 में कल्पना शर्मा ने मुंबई में स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में जीवन का वर्णन करके एक अलग दृष्टिकोण पेश किया, एक ऐसा शहर जहां आधी आबादी झुग्गियों में रहती है। धारावी की स्थिति पर चर्चा करते हुए शर्मा बताते हैं कि कैसे शहर प्रवासन, बस्तियों, विस्थापन और पुनर्वास के माध्यम से विकसित हुआ। शहर का स्वरूप, भूगोल और रूपक दोनों के संदर्भ में एक विशिष्ट समूह द्वारा आकार दिया गया था, जिन्होंने खुद को मूल रूप से स्थापित किया, शहरी सेवाओं पर एकाधिकार स्थापित किया, जबकि वंचितों को बाहरी इलाकों में धकेल दिया। उन्होंने विध्वंस के माध्यम से निम्न वर्ग को विस्थापित कर दिया, केवल उन्हें एक बार फिर से परिधि पर धकेल दिया, जिससे गरीबी कायम हो गई। लेखक धारावी को मुंबई के सच्चे विश्वव्यापीवाद के प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं, एक ऐसा स्थान जहां भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने दृढ़ संकल्प और लचीलेपन के माध्यम से नई पहचान और जीवन बनाया है, जैसा कि 2000 में हिंदू अखबार में रिपोर्ट किया गया था। 14.7 शहरों में जाति, वर्ग और जातीय समूह। जब लोग शहरों में जाते हैं, तो वे विभिन्न पृष्ठभूमियों जैसे जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्रों से आते हैं। भारत जैसे देश में, जहां परंपरा और संस्कृति आवश्यक है, आप्रवासी अक्सर शहरी क्षेत्रों में भी अपनी जातीय पहचान बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त जाति, वर्ग, क्षेत्र और भाषा जैसे सामाजिक कारक भारतीय शहरों की सामाजिक संरचना को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिससे जातीयता भारत में शहरी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। ये जातीय समूह शहरी जीवन के विविध सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं। समाजशास्त्री यह अध्ययन करने में रुचि रखते हैं कि भारतीय शहरों में जातीय समूह कैसे बनते और बदलते हैं। MS गोर ने 1970 में देखा कि कैसे दक्षिण भारतीय प्रवासियों ने समायोजन किया और बम्बई शहर का हिस्सा बन गए। विजया पुणेकर ने 1969 में अध्ययन किया कि भाषा और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न जातीय समूहों ने बेंगलुरु में कैसे बातचीत की और सीमाएं बनाए रखी।
उन्होंने पाया कि लोग अपनी भाषा या क्षेत्र के अन्य लोगों के करीब रहना पसंद करते हैं। दक्षिण भारतीय प्रवासियों के एकीकरण की जांच 1979 में दिल्ली में एंड्रिया मेनेफी सिंह द्वारा और 1978 में पूना में नायर के.एस. द्वारा की गई थी। दोनों अध्ययनों से पता चला कि अधिकांश प्रवासी सफेदपोश नौकरियों वाले उच्च जाति के ब्राह्मण थे। दिलचस्प बात यह है कि इन प्रवासियों ने स्थानीय जीवन शैली को नहीं अपनाया बल्कि अपने नए परिवेश में अपने घरेलू समुदाय की स्थितियों को फिर से बनाया। सुसान लेवांडोव्स्की ने 1983 में मद्रास में केरल प्रवासियों की जातीय पहचान पर ध्यान केंद्रित किया। बाद के अध्ययनों जैसे 2003 में सैयद अली के काम ने इस बात पर जोर दिया कि शहरी क्षेत्रों में जातीय समूहों के गठन में जाति या वर्ग से अधिक क्षेत्रीय और भाषाई समानता मायने रखती है। 2006 में गोपा सभरवाल ने जातीयता और वर्ग एक भारतीय शहर में सामाजिक विभाजन शीर्षक से अपने अध्ययन में शहरी संदर्भ में जातीयता की अवधारणा पर गहराई से चर्चा की। 14.8 निष्कर्ष। इस खंड में हमने भारत में शहरी जीवन पर ध्यान केंद्रित करने वाले समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए शोध के माध्यम से शहरी समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का पता लगाया है। आरंभ करने के लिए हमने शहरी परिवेश में किए गए शोध की संक्षेप में समीक्षा की। हालांकि कुछ वैज्ञानिक अध्ययन 1920 के दशक में ही शुरू हो गए थे, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1950 के दशक के आसपास शुरू हुआ। 1950 की जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद सामाजिक वैज्ञानिकों की शहरी घटनाओं और संबंधित सामाजिक मुद्दों में दिलचस्पी बढ़ गई, जिसमें शहरी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चला। अनेक अध्ययनों ने शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं की जांच की है। इस क्षेत्र में किए गए पर्याप्त मात्रा में काम को देखते हुए यह कहना सुरक्षित है कि शहरी समाजशास्त्र ने खुद को समाजशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है।